बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में हमने स्टार्ट किया हुआ था मेटलर्जी को। मेटलर्जी के अंदर से हम काफी सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है बेसिमिराइजेशन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक पूछ लिया जाता है और अब इस टॉपिक को समझने के लिए आप पहले इस डायग्राम को समझिए। पेयर शेप कंटेनर आपको एक नजर आ रहा है, इसी कंटेनर को बेसिमर कहा जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस कौन सा है? बेसिमराइजेशन। और इस बेसिमराइजेशन के प्रोसेस में मैंने कहा ये पेयर शेप्ड बेसिमर यूज होता है। इस पेयर शेप्ड बेसिमर को आप देख लें, बाकी हर जगह से ये फ्री है। एक जगह है राइट साइड पे और एक जगह है लेफ्ट साइड पे जहां पर ये फिक्स हुआ हुआ है। और जिस चीज के साथ ये फिक्स हुआ हुआ है उस पूरे पाइप को, ये पाइप से जिनके साथ ये फिक्स है, उनको नाम दिया जाता है पिवेट का। पिवेट का नाम दिया जाता है। अब इस बेसिमर कन्वर्टर को बनाया किस मटेरियल से गया है? तो ये स्टील से बना हुआ है और इसके अंदर एक ऐसा पाइप लगा हुआ है जहां से एयर का, जो कि एयर का इनलेट है, जहां से एयर पास करवाई जाती है। फिर इस प्रोसेस के अंदर भी हम इस अपने बेसिमर कन्वर्टर में मेट डालते हैं और मेट को हीट किया जाता है, यानी इसको हीट किया जाता है इस कन्वर्टर को। और हीट करने के बाद ऊपर की तरफ आपको स्लैब बना हुआ नजर आ रहा है और नीचे की तरफ हमारा मेटेलिक कॉपर है जो कि हम प्योर करने की कोशिश कर रहे थे। और इस बेसिमर कन्वर्टर को किसी भी साइड पर किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट किया जा सकता है। टिल्ट से मुराद है कि इसको उंडेला जा सकता है और उंडेल कर इसमें से स्लैब को सेपरेट कर लिया जाता है और फिर इसके अंदर से मेटालिक कॉपर को सेपरेट किया जाता है। अब मैं मेट का वर्ड बार बार यूज कर रही हूं, तो आपने प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा हुआ स्मेल्टिंग का प्रोसेस, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ सके। उस स्मेल्टिंग के प्रोसेस में हमने ये कहा था कि हम अपने बाकी की चीजों को रिमूव कर देते हैं, लेकिन हमारे पास उस स्मेल्टिंग के प्रोसेस के अंदर दो प्रोडक्ट्स थे जो एंड में फाइनल प्रोडक्ट्स बने थे। एक ये FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड था और दूसरा Cu2S यानी क्यूप्रस सल्फाइड था। ये वो दोनों प्रोडक्ट्स थे जिनको हमने स्मेल्टिंग के प्रोसेस में लोअर होल से निकाला था और इसको मेट कहा था। ये पूरी चीज मेट कहलाएगी। अब इस मेट को हमने उठाकर कहां डाल दिया? इस बेसिमर कन्वर्टर में। डालने की वजह सुनिए। वजह ये है कि मुझे जरूरत है कॉपर की, लेकिन अभी भी मेट के अंदर आयरन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और सल्फर भी मौजूद है, जो कि मेरे काम की चीजें नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए कॉपर। और इन तमाम चीजों को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगी? इस मेट को बेसिमर के अंदर डालूंगी और इसको हीट करूंगी। और हीटिंग का प्रोसेस एयर की मौजूदगी में होगा और एयर के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन। तो एक्चुअली मुझे इस प्रोसेस के लिए जरूरत ही ऑक्सीजन की है। ठीक है, अब देखें इसमें हमने क्या करना है? हमने मेट को हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। तो यही हमारे इस प्रोसेस की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम लिखेंगे इट इज फर्दर हीटिंग, मजीद हीट किया जाएगा। मजीद से क्या मुराद है? मजीद से मुराद है सबसे पहले हुआ रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर भी हमने हीट किया, फिर हमने स्मेल्टिंग की, स्मेल्टिंग में भी हमने हीट किया और अब स्मेल्टिंग के बाद थर्ड स्टेप में जब हमारी चीजें पहुंची, कॉपर पहुंचा, तो इसको मजीद हीट किया। इसीलिए मैं लिखूंगी इट इज फर्दर हीटिंग, मजीद हीट किया जाएगा, फर्दर हीटिंग। और किस चीज को मजीद हीट किया जाएगा? ऑफ मोल्टन मेट। मेट को मजीद हीट किया जाएगा और मेट किस शक्ल में है? मेल्टेड शक्ल में है, पिघला हुआ है। और किस चीज की मौजूदगी में किया जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और जिस चीज के अंदर गर्म करेंगे ये वो चीज है जो कि किस शक्ल की है, पेयर शेप्ड है। और इसको कहा क्या जाएगा, बेसिमर कहा जाएगा। तो मैं कॉमा लगा के लिखूंगी इन आ पेयर शेप्ड, नाशपाती की शक्ल की एक बेसिमर है, इन अ पेयर शेप्ड बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमर कन्वर्टर के अंदर इसको मैं हीट करूंगी। सही, तो ये है हमारी बेसिमराइजेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन कि बेसिमराइजेशन क्या है, मोल्टन मेड को मजीद हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और किस चीज में हीट करेंगे, बेसिमर कन्वर्टर में हीट करेंगे। ठीक है, फिर बेसिमर कन्वर्टर ही के मुतालिक एक और लाइन लिखते हैं कि बेसिमर कन्वर्टर के मुतालिक लाइन लिख रही हूं तो इसलिए मैं इट इज लिख रही हूं, इट इज फिक्स्ड ऑन अ पिवट। ये फिक्स है, किस चीज पे फिक्स है, इट इज फिक्स्ड ऑन अ पिवट, पिवट पे फिक्स है। सो दैट, ताकि, सो दैट इट कैन बी टिल्टेड, ताकि इसको हम टिल्ट कर सके, उंडेल सके, उल्टा कर सके। इट कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन। और इसको एक पिवट पे फिक्स करने का मकसद क्या है, ताकि हम इसको किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट कर पाए, ये मकसद है, इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन समझ लें या डेफिनेशन समझ लें। फिर केमिकल रिएक्शंस जो इसके अंदर होंगे वो हम लिखते हैं। और केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले गौर से सुनिएगा, कॉपर की जरूरत है। इस चीज में कॉपर नहीं है, पहले मैं इस चीज को निकालती हूँ। और इसको क्योंकि मैं इस तरह तो नहीं निकाल सकती, तो मुझे ये पूरा मिक्स पड़ा हुआ होगा। जब मैं मोल्टन मेट अंदर डालूंगी तो आप यूँ समझ रहे हैं कि वो जो आपके पास ना सड़कें बन रही हो, रोड, तो उसके अंदर लुक डाली जा रही होती है, ब्लैक कलर की लुक, वो मोल्टन होती है, सही, पिघली हुई होती है वो। और अगर मुझे कोई कह दे कि इसमें से फलानी चीज को निकाल दो, तो मैं नहीं निकाल सकती। तो उसमें से अगर किसी एक कंपोनेंट को स्पेसिफिकली मैं निकालना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको किसी ऐसी शक्ल में लाना पड़ेगा कि वो नजर आए। तो ये तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा होगा, ऐसी शक्ल में लाऊंगी कि ये मुझे नजर आए, और फिर मैं इसको रिमूव करूंगी। तो उसके लिए मुझे इसकी करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन। तो जब मैं ये FeS मौजूद है और Cu2S है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। तो इस फेरस सल्फाइड के अंदर कॉपर है ही नहीं जो मेरी रिक्वायर्ड मेटल है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगी। और इसको रिमूव करूंगी कैसे, तो उसके लिए मुझे इसकी करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन। तो मैं हेडिंग लिखूंगी ऑक्सीडेशन ऑफ, कि मैं ऑक्सीडाइज करवाऊंगी किस चीज को, ऑफ फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करवा रही हूं मैं। सही, ठीक है। तो जब मैं ऑक्सीडेशन करवाती हूँ ना, पहले मैं रिएक्शंस लिखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन जब होगी तो ये ऑक्सीजन से, जाहिर है ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन डालना। और जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगी तो मैं इसको हीट करूंगी। तो हीट करते वक्त जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो देखिएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा सल्फर की जगह और सल्फर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब एक सल्फर निकला तो एक ऑक्सीजन आएगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। ये सल्फर आके बचे हुए एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और SO2 बनाएगा। लेकिन सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर तो SO2 नहीं बना सकता, तो हमें इस इक्वेशन को करना पड़ेगा बैलेंस। और ये इस तरह से बैलेंस हो। अब देखिए यहाँ पे 2Fe है, प्रोडक्ट्स में भी 2Fe है। यहाँ पे 2 सल्फर है और प्रोडक्ट्स में भी 2 सल्फर है। यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट्स में देखिए 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ। तो 4 and 2 6 ऑक्सीजन टोटल। ठीक है, तो ये पूरी हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस। बना क्या क्या, फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और हमारे बेसिमर कन्वर्टर को हमने खुला छोड़ा हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड अंदर से रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। बच क्या गया हमारे बेसिमर में, ये बचा कर।
और इसका रिएक्शन होगा FeO का सिलिका यानी सैंड के साथ, रेत के साथ इसका रिएक्शन होगा और रेत के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा FeSiO3। इस FeSiO3 का नाम है आयरन सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। और इसी आयरन सिलिकेट को स्लैग भी कहा जाता है। और स्लैग को आप यूं समझें कि जैसे गुड़ बनाते वक्त गुड़ के कड़ाहे के ऊपर मैल आ जाता है जिसको हम आसानी से उतार देते हैं, वैसे ही इस बेसिमर कन्वर्टर के ऊपर ऊपर मैल सा आ जाएगा जिसको हम टिल्ट करके, इसको टिल्ट करेंगे, उंडेलेंगे और वो मैल निकल जाएगा। तो हमारा मसला ये था कि मुझे सिर्फ कॉपर चाहिए था और ये 3 चीजें एक्स्ट्रा थी। तो इस चीज को हमने मैल यानी स्लैग बनाकर अंदर से निकाल दिया। अब ये वाली चीज बची हुई है और इसके अंदर से भी मुझे सिर्फ कॉपर चाहिए, सल्फर की मुझे जरूरत ही नहीं है। सल्फर को निकालना है, तो सल्फर को निकालने के लिए मजीद रिएक्शन होगा, लेकिन उससे पहले हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं वर्डिंग के अंदर। फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइसिस, फेरस सल्फाइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइसिस, ऑक्सीडाइज होता है क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म, बनाया इसने क्या, ऑक्सीडाइज हो गया, यहां आपको नजर आ ही रहा है, टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और फिर इस फेरस ऑक्साइड ने क्या किया, सिलिका के साथ रिएक्शन किया। सिलिका को मैंने कहा सैंड भी कहा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, विच देन रिएक्ट्स विद, जो कि फिर रिएक्शन करेगा, विच देन रिएक्ट्स विद, ये रिएक्शन करेगा किस चीज के साथ, विद सैंड, सैंड के साथ, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म आयरन सिलिकेट स्लैग, टू फॉर्म आयरन सिलिकेट स्लैग, ताकि आयरन सिलिकेट स्लैग बन जाए, इसलिए रिएक्शन करेगा। ये आयरन सिलिकेट स्लैग मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि ऊपर ऊपर फ्लॉट करेगा, इसको आसानी से उतारा जा सकता है, ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब हमारा मसला ये बचा हुआ है कि हमने कॉपर के साथ से सल्फर को अलग करना है, तो इसके लिए फिर मजीद जो रिएक्शन होगा वो क्यूप्रस सल्फाइड का रिएक्शन होगा और इसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसकी भी जाहिर है मैं ऑक्सीडेशन ही करवाऊंगी, इसलिए मैं हेडिंग लिखूंगी ऑक्सीडेशन करवाऊंगी ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड, किस चीज की, क्यूप्रस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करवा रही हूं मैं। और इस ऑक्सीडेशन के दौरान क्या चीज बनेगी वो हमने लिखना है। अब देखिए इसके दौरान इस रिएक्शन को मैं पहले लिखती हूँ और फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो ऑक्सीडेशन के दौरान वही होगा, Cu2S आएगा, यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड की हो रही है तो Cu2S को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे और प्रोडक्ट्स में Cu2O होगा और SO2 होगा। और ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको भी बैलेंस कर देते हैं 2 3 2 और 2 से। फिर ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्ट करेगा कुछ क्यूप्रस सल्फाइड जो कि बच चुका है, जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई अभी तक, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। वो क्यूप्रस सल्फाइड जो ऑक्सीडाइज हो गया उसने तो ये बना दिया, और वो क्यूप्रस सल्फाइड जो रिएक्ट नहीं हुआ, ऑक्सीजन के साथ जिसने रिएक्शन नहीं किया, वो यहाँ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनेगा, तो रिएक्शन करके बनेगा Cu2 और साथ में बनेगा SO2। और अब देखें ये रिएक्शन भी अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे 2Cu2 था, 2 हो गया 4 और यहाँ पे भी Cu2 है, तो Cu2 ये वाला और 4 ये वाला, ये हो गया 6। कॉपर कितने हो गए, यहाँ से 2 हटा दें, 2 नहीं आएगा यहाँ,
ये कॉपर है, कॉपर अब लिक्विड फॉर्म में है, सही है, तो ये कॉपर है, 6 कॉपर। फिर क्या बचा हुआ था, सल्फर। और ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन भी 2 है, एक एस और 2 ऑक्सीजन इन्होंने मिलकर बना लिया SO2, जो कि गैस है। और ये भी गैस है, ये भी गैस है, गैस तो बनती जाएगी, बेंजीन के अंदर से निकालती जाएगी। बेंजीन के अंदर से हमने आयरन सिलिकेट स्लैग निकाल दी, ये मैंने रिमूव कर दिया। नीचे क्या बचा हुआ है, मेटेलिक कॉपर बचा हुआ है। और ये जो कॉपर बचा हुआ है ये भी 100% प्योर नहीं है, बल्कि ये कितने परसेंट प्योर है, ये 98% प्योर है। हमें 100% प्योर चाहिए। फिर इन दोनों रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हमने लिखना है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन हुई और ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बना, ठीक है, तो यही लिख रही हूं मैं, क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइसिस, क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइसिस, ऑक्सीडाइज होता है क्या करने के लिए, टू फॉर्म, बनाने के लिए। क्या चीज बनाएगा, टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड, ताकि क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाए। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड, ये जो यहाँ बना था, ये फिर रिएक्शन करेगा क्यूप्रस सल्फाइड के साथ, तो हम लिखेंगे विच देन रिएक्ट्स, जो कि फिर रिएक्शन करता है, विच देन रिएक्ट्स, जो कि रिएक्ट कर जाता है किस चीज के साथ, विद रिमेनिंग, बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से, रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड, बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट करता है, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म मेटालिक कॉपर, टू फॉर्म मेटालिक कॉपर, ताकि कॉपर बन जाए। और किस शक्ल में बन जाए, मेटालिक कॉपर, मेटल मिल जाए हमें, वो मेटल जिसकी हमें जरूरत थी, जिसको हमने क्या कहा, कॉपर कहा। ये कॉपर हासिल करने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ा। अब देखिए, फिर हम इस मेटल को जाहिर है इस बेसिमर में तो नहीं रहने देंगे। इस बेसिमर से स्लैब को रिमूव करने के बाद ये हम एयर पाइप निकालेंगे और निकाल के इसको फिर से टिल्ट करेंगे और अपने किसी भी मोल्ड के अंदर इसको निकालेंगे, किसी बर्तन के अंदर निकाल लें, लेकिन जिस बर्तन के अंदर निकालेंगे ना उसके साथ कॉपर लगेगा, किसी बर्तन के अंदर नहीं निकाल सकते। फिर हम मोल्ड्स के अंदर निकालते हैं और वो मोल्ड बने हुए होते हैं रेत के, सैंड मोल्ड्स के अंदर निकालते हैं, ठीक है। और फिर जब हम इसको सैंड मोल्ड्स के अंदर निकालेंगे ना, तो वही गुड़ की एग्जांपल वापस लेने, आपने देखा होगा, फिर कढ़ाई में से गुड़ को निकाल के एक छोटे लकड़ी के बने हुए किसी बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको उल्टा करते हैं ना, कढ़ाई को या अंदर से निकाल के डालते हैं, तो हमारा जो गुड़ है जो कि इस छोटे लकड़ी के डब्बे में डाला हुआ है, उसके ऊपर ऐसे आप यूं समझे कि एयर बबल्स ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पे कहीं कहीं एयर बबल्स होते हैं, हवा के बुलबुले बन जाते हैं ऊपर। तो जैसे ही मैं इस कॉपर को निकालूंगी ना, इसकी सरफेस के ऊपर भी कुछ एयर बबल्स बन जाए। और वो जो एयर बबल्स हैं, जाहिर है वो पूरी जिंदगी तो साथ नहीं रहेंगे, तो वो बाद में खत्म हो जाएंगे, फट जाएंगे, एयर निकल जाएगी। जब एयर निकलेगी तो ऐसे लगेगा कि शायद कोई फोड़ा जिस स्किन पे निकला हो, और निकलने के बाद वो फट जाए अगर, तो जैसे हमारी स्किन हो जाती है ये कॉपर ऊपर से, वैसे हो जाएगा। और ये जो फोड़े हमें निकले होते हैं इसको हम ब्लिस्टर्स, छालों को ब्लिस्टर्स कहते हैं। तो मेरी स्किन जैसे कि ब्लिस्टर्स के फटने के बाद होती है, उन मोल्ड्स के अंदर डाला हुआ कॉपर वैसे हो जाएगा, इसलिए उस कॉपर को ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं। अब उस ब्लिस्टर्ड कॉपर की डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको लिखवा रही हूँ, व्हाट इज ब्लिस्टर्ड कॉपर, ये लिखवा रही हूँ, सही है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसको आपने याद करना है। तो ब्लिस्टर्ड कॉपर की डेफिनेशन के अंदर पहले हम ये लिखेंगे कि इसको हम निकालते हैं यहाँ से मेटालिक कॉपर को और इसको डालते हैं सैंड मोल्ड्स के अंदर। तो मैं यही लिख रही हूँ, मेटालिक कॉपर इज शिफ्टेड, इसको हम शिफ्ट करते हैं, इज शिफ्टेड फ्रॉम, और इसको शिफ्ट कहां से करते हैं, इज शिफ्टेड टू सैंड मोल्ड्स, इसको सैंड मोल्ड्स के अंदर शिफ्ट किया जाता है। और इसी वजह से फिर हम इसको क्या कहते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर्ड कॉपर, इसी वजह से इसको हम ब्लिस्टर्ड कॉपर या ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं।
और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से मिला हुआ कॉपर 98% प्योर है, 100% प्योर नहीं। हम नेक्स्ट स्टेप जो है इसको और प्योर करने के लिए रिफाइनिंग का करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।